हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम उसका रिवर्स करते हैं। पहले हमें क्या होता था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और हमने उसका नेम रखना होता था, तो कुछ रूल्स वगैरह थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनके नेम को डिफाइन कर देते थे। पर अब इससे प्रोसेस रिवर्स होगी। अब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया होगा और हमने उसका फॉर्मूला जनरेट करना होगा। बिल्कुल सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है एंड दैट इज पोटाशियम हेक्सासाइनो। देखिए, वही पॉजिटिव और नेगेटिव में एक डिजिट का गैप आ गया। हेक्सासाइनो फेरेट 3, ये कंपाउंड हमें दे दिया गया। अब हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला ड्रा करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ड्रा राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हमें इसका फॉर्मूला ड्रा करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस टाइप से हम इसका आंसर करेंगे। देखिए, हमें मालूम है कि जो पार्ट पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा होगा या जो पार्ट पहले लिखा है वो पॉजिटिव पार्ट है। इसका मतलब पोटाशियम हमें पहले लिखना पड़ेगा। पोटाशियम का सिंबल है के। पर यहाँ पॉइंट ये आ सकता है कि हमने बताया था कि स्क्वेयर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पोटाशियम 1 हो तो भी पोटाशियम 2 है, तो भी पोटाशियम 3 है, तो भी पोटाशियम, कितने भी पोटाशियम हो उनके लिए डाइट्राई नहीं लगता। फिर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पोटाशियम बाहर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसके लेग में एक्स लगा देते हैं। अगर ये 1 हुआ तो एक्स को 1 पुट कर देंगे, 2 हो तो 2 पुट कर देंगे, 3 हो तो 3 पुट कर देंगे एंड सो ऑन। अब इसका नाम रख दिया हमने पोटाशियम। अब हम इसका नाम रखते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। जिसके अंदर मेटल आ जाएगी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो वो एक स्फीयर वाला पार्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट। इसमें सबसे पहले हम, मेटल कौन सी है, आयरन, फेरेट यानी फेरस आयरन के लिए यूज होगा। ठीक है, पर एक पॉइंट यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा कि फेरेट यानी आयरन, इसके अंदर मेटल, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी गई है हमें, 3, यानी इसके ऊपर +3 का चार्ज है। ये फिक्स बात है, इसके चार्ज को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि पोटाशियम यहाँ कितने आएंगे। अभी करते हैं हम उसे जरा। हमने पोटाशियम लिख दिया, ठीक है, फेरेट 3 लिख दिया। फेरेट यानी आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 का। अब हेक्सासाइनो, साइनो हो या साइनाइडो हो, दोनों ही आ सकते हैं, पर न्यू एब्रीवेशन के अकॉर्डिंग साइनाइडो है, पर अगर साइनो आए तो वो भी CN ही है। हेक्सासाइनो यानी CN कितने टाइम है इसके अंदर, 6 टाइम है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बना दिया। पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट बन गया। अब हमें यहाँ पोटाशियम चेक करने हैं कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 चेक करते हैं। देखो, एक CN पर चार्ज -1, 6 का टोटल चार्ज लिख रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, -6। ये हमने टोटल चार्ज लिखा है। एक CN का चार्ज -1 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा, -6। हमें ये मालूम है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके पीछे कहीं भी कोई आयन वगैरह नहीं लिखा। पूरा नाम लिखा ना, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, आयन नहीं लिखा ना। अगर आयन लिखा होता तो फिर तो हम ये समझ सकते थे कि इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पर अब आयन नहीं लिखा तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। इन सब का चार्ज का सम 0 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल बनेगा। पोटाशियम के चार्ज का, साइनाइड के चार्ज का और फेरेट के चार्ज का सम 0 होना चाहिए। आयरन +3 है, एक CN पर -1 है, 6 पर -6 है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ +3 और -6 है, तो डेफिनेटली कितने हमारे पास पोटाशियम हो कि इन सब का चार्ज मिलकर 0 हो जाए। देखिए, +3 है और ये -6 है। अगर यहाँ भी +3 हो, +3 +3 +6 और ये -6, तभी इनका चार्ज 0 होगा ना। इसका मतलब हमें इतने पोटाशियम चाहिए जिनका चार्ज क्या हो, +3 हो। एक पोटाशियम पर +1 है, तो डेफिनेटली 3 पोटाशियम का चार्ज ही +3 होगा। तो इसका फॉर्मूला K3FeCN6। क्लियर ये बात है, ठीक है। अभी हम एक थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, फिर अलग फॉर्मूला बनाते हैं। ये बन गया। अब मैंने इसके अंदर हल्का सा चेंज किया, यहाँ लिख दिया 2,
पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरीके से। पहले पोटाशियम है, के लिखा, कितने टाइम ले लिया ये हमने, एक्स टाइम, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। फेरेट Fe मेटल है तो ये हमने यूज कर लिया, पर अब हमें दिया हुआ है फेरेट 2 यानी आयरन पर +2 का चार्ज, ठीक है। हेक्सासाइनो Cn कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो इनका चार्ज भी लिख देते हैं हम। एक Cn का चार्ज -1 है, 6 का कितना हो जाएगा, -6। तो पता लग गया कि यहाँ पोटाशियम कितने आएंगे, चेक करते हैं। इन सब का पोटाशियम, आयरन और साइनाइड, इन सब का चार्ज मिलकर 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ अगर पोटाशियम पर +4 चार्ज हो, +4 +2 +6 -6, तभी 0 होगा। इसका मतलब एक पोटाशियम पर +1 है तो 4 पोटाशियम पर ही +4 होगा। तो डेफिनेटली यहाँ हमें पोटाशियम कितने लेने पड़ेंगे, 4। तो इसका फॉर्मूला बन गया K4FeCN6, ठीक है। ये बात एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें बात और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। बस इसमें मेन बात यह है कि हमने जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान रखना है, उससे हमें आउटसाइड द स्फीयर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम कितने हैं वो पता लगेगा। चलिए करते हैं। हमने दिया फॉर्मूला डाई एक्वा, ठीक है, ट्राई कार्बोनिल, डाई एक्वा ट्राई कार्बोनिल क्लोराइडो प्लेटिनम। फॉर्मूला किसी भी टाइप का हो, आराम से हम उसे करेंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। नाम दिया हुआ डाई एक्वा ट्राई कार्बोनिल क्लोराइडो प्लेटिनम 2, फिर एक अक्षर का गैप और इसके बाद अगेन क्लोराइड, ठीक है। ये हमें कंपाउंड दिया गया है। अब हमने इसका नेम लिखना है, किस टाइप नेम दिया हुआ, फॉर्मूला लिखना है, कैसे बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल, देखो यहाँ हमारे पास एक डिजिट का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। जो पहले लिखा जाएगा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा जाएगा नेगेटिव। और पॉजिटिव वाले का नाम और फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे और इसमें मेटल आ रही है तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जिसके अंदर मेटल आ जाएगी वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट उसी के अंदर इंक्लूड होगा मेटल वाले के अंदर। तो देखो डाई एक्वा, पहले या तो लीजेंड से स्टार्ट कर दो या सीधा प्लेटिनम ले लेते, क्योंकि इसके अंदर मेटल कौन सी दी हुई है हमें, प्लेटिनम। और इस प्लेटिनम पर चार्ज कितना फिक्स है, +2 लिखा हुआ है तो ये +2 आ गया, ठीक है। प्लेटिनम हमने लिख दिया। इसके बाद डाई एक्वा, एक्वा किसके लिए लगता है, वाटर के लिए। तो यहाँ वाटर हमारे पास कितने टाइम आ जाएगा, 2 टाइम, ठीक है। डाई एक्वा। नाउ ट्राई कार्बोनिल, कार्बोनिल किसके लिए लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और ये कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो ये ट्राई कार्बोनिल, ठीक है। क्लोराइडो किसके लिए लगेगा, क्लोरीन के लिए। अब देखो इसमें कोई डाई ट्राई नहीं लिखा तो यहाँ सिर्फ एक ही Cl आएगा ये, ठीक है। ये क्लियर हुआ। PtH2 ट्वाइस, CO थ्राइस, Cl, ये इन सब का हमने कार्बोनिल लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिखना है, क्लोराइड। ये हमने Cl लिखा, पर हमें ये नहीं मालूम कि ये Cl1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो वही हम इसके लेग में X लगा देते हैं एक बार, ठीक है। अब हम इन सारों का चार्ज कंपेयर करके 0 के बराबर करेंगे। कैसे, प्लेटिनम का चार्ज कितना है, +2 गिवन है। वाटर पर चार्ज 0 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पर भी 0। क्लोरीन का चार्ज कितना, -1। अब हमें इन सारे के चार्ज को 0 करना। अब देखिए यहाँ +2 है, 2 या +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -1, तो डेफिनेटली हमें यहाँ -1 ही चाहिए, तभी तो ये -2 और +2 0 हो जाएगा। अब एक क्लोरीन का चार्ज ही -1 होता, तो यहाँ हमें क्लोरीन सिर्फ कितना रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। अब देखिए इन सब का चार्ज बराबर है, तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। बात क्लियर हुई।
और हम जिसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इस टाइप से 4 दी होती, फिर कैसे करते हैं हम, फिर देखिए अब और भी बात ज़्यादा क्लियर होगी। प्लेटिनम 4, तो अगेन हम उसी पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। ये एक डिजिट का गैप है, इससे पहले वाला पॉजिटिव पार्ट, राइट वाला नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को हम पहले लिखेंगे और इसके अंदर मेटल आ रही है, तो इसका मतलब ये एक कोऑर्डिनेशन सफियर वाला पार्ट है, जिसमें मेटल होगी उसमें सफियर लगेगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। मेटल कौन सी है, प्लेटिनम। प्लेटिनम का सिंबल Pt, 4 लिखी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये हमने लिख दी। अब डाई एक्वा, एक्वा वाटर के लिए, डाई है तो हमने 2 कर दिया, ठीक है। ट्राई कार्बोनिल, कार्बोनिल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 3 टाइम है तो CO3 ट्राई कार्बोनिल। क्लोराइडो, क्लोराइडो सिर्फ Cl के लिए लगेगा, यहाँ डाई ट्राई नहीं है तो एक ही क्लोराइडो है तो Cl लगा दिया। ये हमने इन सब का नाम रख दिया पॉजिटिव पार्ट का, ये एक अक्षर का गैप है, यानी नेगेटिव पार्ट क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड के लिए क्या लगता है, Cl, पर वही हमने चेक करना है कि ये Cl1 है तो भी क्लोराइड लगेगा, 2 है तो भी क्लोराइड लगेगा, 3 है तो भी क्लोराइड लगेगा, तो हम X लगा देते हैं, चेक करेंगे कितने क्लोरीन आएंगे। चलिए हमें मालूम है इन सबके चार्ज का सम कितना होना चाहिए, 0, करें 0। प्लेटिनम पर +4, वाटर का चार्ज कितना है 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज 0, एक Cl का -1, ये एक Cl का -1 है। अब यहाँ +4 है और यहाँ -1 है, हमें मालूम है कि एक Cl का चार्ज -1 होता है, तो अब इन सबको जोड़कर हम 0 कैसे बना सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ +4 है, यहाँ -1 है, तो हमें यहाँ -3 बनाना पड़ेगा, तभी -3 और -1 माइनस का 4 और ये प्लस का 4 0 हुआ। इसका मतलब यहाँ इतने क्लोरीन होने चाहिए जिनका चार्ज -3 हो, और हमें मालूम है एक क्लोरीन का चार्ज -1 है, तो डेफिनेटली 3 क्लोरीन का चार्ज ही -3 होगा। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगेन चार्ज चेक करो, प्लेटिनम +4 है क्योंकि ये +4 हमें गिवन है, वाटर का 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0, एक Cl का -1, 3 का -3, -3 -3 -3 -1 -4 और ये +4 0, यानी कि ये जो फॉर्मूला बना है ये इस नेम का हमने फॉर्मूला एग्जैक्ट ड्रा कर दिया, PtH2 ट्वाइस CO2 थ्राइस Cl ब्रैकेट क्लोज Cl3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। बस इसमें मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है उसको हमने पहले ही मेंशन कर देना और सभी के चार्ज को जोड़ के 0 बनाना है। उसके लिए कितने सोडियम चाहिए, कितने कैल्शियम चाहिए, कितने क्लोरीन चाहिए, वो हमने एडजस्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेकिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस टाइप से हम नेम से फॉर्मूला और फॉर्मूला से नेम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब उसको डिस्कस करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब हम आइसोमरिज्म का यूज़ करेंगे। देखिए हम आइसोमरिज्म का तो यूज़ कर लेंगे, बट सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए आइसोमरिज्म है क्या चीज़। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ आइसोमरिज्म। मैंने एक फॉर्मूला लिखा C2H6O, ठीक है, ये हमने लिखा C2H6O, ये एक होल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, CH3CH2OH, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH3OCH3। देखो इस फर्स्ट कंपाउंड में भी 2 कार्बन 3 2 5 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका भी फॉर्मूला ये है। इसमें भी 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला भी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, बट इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी तो अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर OH है। OH किसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा,
अल्कोहल ग्रुप की, और इसमें ओ ग्रुप है ROR, इट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ग्रुप। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर, दिस कंपाउंड एंड दिस अल्कोहल एंड दिस ईथर आर आइसोमर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म। ध्यान रखिएगा, पहले आइसोमर बनते हैं और उसके फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइसोमरिज्म की एक हल्की सी डेफिनेशन प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट इज आइसोमरिज्म? ये वाली बात तो फिक्स है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, जिन्होंने भी आइसोमर बनना है एक दूसरे के, उनका फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, तभी एक दूसरे का आइसोमर है। डिफरेंट क्या होने चाहिए? बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर अलग हो और उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो। ये दो कंपाउंड है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ईथर की करेगा, बट फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। ध्यान रखिएगा, पहले हम उन्हें आइसोमर बोलते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलेंगे। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। देखिए, ये थी आइसोमरिज्म की डेफिनेशन। अब अगर हम इसको आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए तो वो कैसे बनेगा? यहाँ हमने लिखा था कंपाउंड, अब हम यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ऐड हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में, चाहे नॉर्मल में हो तो भी आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो भी आइसोमरिज्म, पर हम टॉपिक कर रहे हैं आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिर्फ ये करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। ये बन गया। अब हम करते हैं इनकी टाइप, उससे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। There are two type of isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound are of two type. वो दो टाइप की है। The very first is structural isomerism. Structural isomerism, and second is स्टीरियो और स्पेस आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, पहले चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। स्टीरियो या स्पेस को हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, पॉइंट वही रहेगा, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसके आगे 4 टाइप होंगी, वो ज़्यादा बेटर क्लियर करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सीसी मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर, आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहेंगे, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड फिनोमिना इज कॉल्ड। देखिए, बार बार ध्यान रखना, पहले आइसोमर बनेंगे और उस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहा जाएगा। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसके आगे
टाइप अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के हम वो समझते हैं, उससे हमारे पास ये आइसोमरिज्म वाला पॉइंट और भी ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नेक्स्ट टॉपिक चल जाएगा हमारे पास। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, द वेरी फर्स्ट टाइप, देखिए जो इनकी वेरी फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। टॉपिक चल रहा है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके आगे दो टाइप थी, पहली टाइप है स्ट्रक्चरल, दूसरी है स्टीरियो स्पेस। इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के आगे 4 टाइप है, उनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहली टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखिए कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैंने एक फॉर्मूला लिखा PT NH3 Cl Br, ये कंपाउंड लिखा। अब फिर एक और कंपाउंड लिखा हमने PT NH3 Br Cl। इन दोनों कंपाउंड को देखिए, क्या इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है? यस, दोनों का फॉर्मूला सेम है। 1 प्लेटिनम, 5 अमोनिया, 1 क्लोरीन एंड 1 ब्रोमीन। पर इनमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखो हमने ये बात बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो स्टेबल है, वो सॉल्यूशन के अंदर, एक्व सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, उसके लेफ्ट या राइट पे जो भी होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा। पर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस एंड दिस, दीज डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, ये डिसोसिएट नहीं होंगे। तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे इसको वाटर में डालेंगे तो ये कौन सा आयन दे देगा? Br नेगेटिव। यहाँ से Br नेगेटिव तो अलग निकल जाएगा, ये तो डिसोसिएट हो सकता है। और जब इसको वाटर में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो यहाँ से कौन सा निकलेगा? Cl नेगेटिव। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों सॉल्यूशन के अंदर आयन डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर टू ईच अदर। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आयन अलग दे रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की। CC is coordination compound, coordination compound having same molecular formula, MF is molecular formula, coordination compound having same molecular formula, पर क्या चीज डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? बट गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर उनके आयन अलग अलग बन रहे हैं, इसमें से Br आयन मिल रहा है, इसमें से Cr, ये ब्रोमाइड आयन, ये क्लोराइड आयन अलग अलग है, बट गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर, पहले आइसोमर, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड, फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? आइसोमरिज्म इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म बोलेंगे। ठीक है, देखो एक और चीज, आपने अगर किसी का भी आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना हो तो सिर्फ कैसे चेंज करना है कि उनके आयंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ देखो इस कंपाउंड से ये में हमने क्या चेंज किया? Br को हमने सफियर के अंदर ले लिया और Cl को बाहर ले लिया, तो ये बन गया ना। Br को सफियर के अंदर ले लिया, Cl को बाहर ले लिया, तो इधर से ये आयन निकल जाएगा, इधर से ये आयन निकल जाएगा। तो सिंपल सा अगर हमें एक कंपाउंड दिया गया उसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना, तो हमने कंपाउंड सफियर और आउटसाइड एक्सचेंज कर देने हैं बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इस मेटल के साथ जितने मोनोडेंटेड लीजेंड है, जैसे यहाँ 5 और 1 6 है, तो यहाँ भी हमने 5 और 1 6 ही रखने, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये आयोनाइजेशन आइसोमर। सेकंड है इसके अंदर हमारे पास लिंकेज आइसोमरिज्म,
लिंकेज, नाम से क्लैरिफाई है कि यानी कि इसमें मेटल और लीजेंड की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उनके लिंकेज में कुछ डिफरेंस होगा। इसके लिए एक खास बात है कि हमें एम्बीडेंट लीजेंड चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्बीडेंट लीजेंड। वो देखिए पहले थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में वैसे कर चुके हैं, पर फिर थोड़ा दोबारा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एम्बीडेंट लीजेंड? सबसे पहली बात कि ये एक मोनोडेंटेड लीजेंड होगा। ये एक मोनोडेंटेड लीजेंड होगा जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम होंगे, यानी बॉन्ड एक ही बनाएगा पर एटम डिफरेंट होंगे जो इनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे ये CN है, ये NC भी हो सकता है, तो मेटल के साथ ये C साइड से भी अटैच हो सकता है और मेटल के साथ N साइड से भी। तो CN या NC एम्बीडेंट लीजेंड है। C भी इसके अंदर डोनर एटम है और N भी इसके अंदर डोनर एटम है। ठीक है, हमने उसके अलावा NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइट, ये N साइड से और ये O साइड से। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं। पहले हमने कहा K4PtCN6 और फिर हमने लिखा K4PtNC6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, 4 पोटाशियम 1 प्लेटिनम और 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन, तो 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन। बट यहाँ डिफरेंस कहाँ है? देखिए यहाँ ये जो लीजेंड है ये C साइड से अटैच हो रहा है और यहाँ ये लीजेंड किस साइड से अटैच हो रहा है? N साइड से। लीजेंड्स की लिंकेज में डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ फॉर्मूला सेम हो पर लीजेंड की लिंकेज में विद मेटल डिफरेंस हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमर। ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमरिज्म। तो इसके डेफिनेशन करते हैं। ये लिंकेज आइसोमरिज्म के डेफिनेशन: कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देखो ये वाली लाइन तो सभी के लिए आएगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा। अब इसके डेफिनेशन: कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन, डिफरेंस किस चीज में है? डिफरेंस इन लिंकेज ऑफ लीजेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लीजेंड मेटल एटम के साथ अलग अलग टाइप से लिंक हो रहा है, ये C साइड से और ये N साइड से, तो ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर। ठीक है, बट देयर इज डिफरेंस इन लिंकेज ऑफ लीजेंड विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, पहले आइसोमर बनते हैं फिर आइसोमरिज्म बनती है। तो सिंपल सी बात है, PtCN6 NC6। अब इसको मैं देखो कैसे चेंज करता हूँ। ये बन गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने लिया PT NO2 6 और यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया PtONO6। देखिए NO2 है नाइट्रो, नोमेनक्लेचर को ध्यान कीजिए थोड़ा सा। NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो, तो ये N साइड से अटैच हो रहा है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, 4 पोटाशियम 1 प्लेटिनम 6 नाइट्रोजन, 6 2 12 ऑक्सीजन, 6 यहाँ 6 यहाँ, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ये N साइड से अटैच हो रहा है और ये O साइड से। ठीक है, 3 मेन हमारे पास कंपाउंड थे जो एम्बीडेंट लीजेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं और उन्हीं से ही लिंकेज आइसोमर बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो CN NC, नाइट्रो नाइट्राइटो, थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो। थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, ये हमने सारे के सारे नोमेनक्लेचर के अंदर डिस्कस किए। अब सेम
मैं अगर एक और एग्जाम्पल बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा? अब देखो सेम पता लग गया। अब तीसरा एग्जाम्पल इसका कैसे बन सकता है? यहाँ हमने लिया PT SCN6 PT NCS6, दोनों की लिंकेज में डिफरेंस आ गया, ये S साइड से और ये N साइड से। ठीक है, इनका लॉजिक समझ में आ गया कि लिंकेज ऑफ लीजेंड, लीजेंड की लिंकेज में डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये था हमारे पास लिंकेज आइसोमर। पहला आयोनाइजेशन, दूसरा लिंकेज, थर्ड इज सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमरिज्म बिल्कुल ही सिंपल है। देखो हाइड्रेट वर्ड यानी ये वाटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, देखिए ज़रा, मैंने लिखा अगेन PTH2O6 और 3 क्लोरीन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ये लिखा। अब नेक्स्ट मैंने लिखा PTH2O5 Cl2.H2। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक क्लोरीन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेकर गए। हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के साथ जितने लीजेंड अटैच है, यहाँ प्लेटिनम के साथ 6 वाटर है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ देखिए प्लेटिनम के साथ 5 वाटर और एक क्लोरीन, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6 रखा। किया क्या, एक क्लोरीन को अंदर लेकर गए तो फिर हमें एक वाटर को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है। क्लोरीन अंदर तो एक वाटर बाहर, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड 1 6। ठीक है, फिर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, एक क्लोरीन को और अंदर ले जाओ तो एक और वाटर बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा PTH2O4 Cl2, बाहर एक Cl और वाटर कितने आ गए, 2। ठीक है, क्लोरीन 2 अंदर आ गए और 4, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 to 6 5 1 6 6। ठीक है, एक और चीज़ कर लेते हैं हम। अब हम इस क्लोरीन को भी अंदर ले आते हैं, तो अब क्या होगा, एक और वाटर बाहर चला जाएगा, 4 की जगह 3, एक और क्लोरीन अंदर आएगा तो ये 3, और बाहर क्या रह जाएंगे, 3 वाटर। इन चारों कंपाउंड का फॉर्मूला देखिए बराबर है, 1 प्लेटिनम 6 वाटर 3 क्लोरीन, 1 प्लेटिनम 5 एंड 1 5 वाटर और 1 वाटर 6 वाटर और 2 एंड 1 3 क्लोरीन। सबका सब में 1 प्लेटिनम 6 वाटर 3 क्लोरीन है। बट अब इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ इस कंपाउंड के अंदर देखिए वाटर 6 है और वो 6 के 6 वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लीजेंड की तरह। यहाँ 6 वाटर लीजेंड है, यहाँ वाटर है तो 6, पर लीजेंड कितने हैं, ओनली 5। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वही लीजेंड है। ठीक है, तो यहाँ 5 वाटर लीजेंड है, ये लीजेंड नहीं है। यहाँ क्या है, 5H2O क्या है, लीजेंड है। ठीक है, इसमें भी 4 और 2 6 वाटर, बट 4 वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ 4H2O एज ए लीजेंड है। इसमें क्या है, 3 और 3 6 वाटर, बट 3 वाटर स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो यहाँ 3H2O ही एज ए लीजेंड है। अब ये चारों कंपाउंड एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। अब पॉइंट क्लियर हो रहा है, जिन कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज लीजेंड। वाटर मॉलिक्यूल क्वांटिटी में इक्वल होने चाहिए, बट लीजेंड जितने वाटर लीजेंड है वो डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ 6 वाटर लीजेंड है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, तो ये सारे एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, वाटर के क्वांटिटी बराबर है बट वाटर एज ए लीजेंड डिफर करेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाली लाइन तो सभी में आएगी, हैविंग सेम MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, क्या डिफरेंट होगा, H2O molecule but have different number of
H2 molecule as लीजेंट, फॉर्मूला सेम है बट वाटर एज ए लीजेंट डिफर करेंगे, बट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज लीजेंट आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर एंड फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने चेंज नहीं करना। यहाँ भी 6 है, 5 and 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, ये इसकी छोटी सी नेसेसरी कंडीशन है। फोर्थ टाइप जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डिस्कस करेंगे वो देखिए क्या है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टीरियो स्पेस आएगा, और अभी यहाँ हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं, टाइप का नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है और इसकी जो फोर्थ टाइप है उसका नाम ही कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी भी एक छोटी सी कंडीशन है। छोटी सी इसकी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर दोनों कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट सफियर होने चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे हमने कहा PT NH3 6, PT NH3 6 ये लिया हमने यहाँ, और यहाँ हमने ले लिया क्रोमियम CN6। दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। अब हम सिर्फ इनके अंदर क्या करेंगे, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लीजेंड, लीजेंड का एक्सचेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ लीजेंड बिटवीन देम, उनमें हम लीजेंड का एक्सचेंज कर देंगे। देखो कैसे, इनके लीजेंड बदल देंगे। पहले प्लेटिनम के साथ अमोनिया लीजेंड था, अब हमने क्या किया, प्लेटिनम के साथ CN लीजेंड कर दिया। यहाँ देखिए प्लेटिनम के साथ अमोनिया लीजेंड है, यहाँ प्लेटिनम के साथ CN कर दिया। यहाँ क्रोमियम के साथ CN लीजेंड है और यहाँ हमने क्रोमियम के साथ अमोनिया लीजेंड कर दिया। ठीक है, लीजेंड का एक्सचेंज हो गया नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने बोला तो है देयर इज एक्सचेंज ऑफ लीजेंड बिटवीन देम, पर यहाँ मैंने मेटल बदल दी। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना, अमोनिया अमोनिया की तो पोजीशन सेम है, CN की तो पोजीशन सेम, और मैं ये कह रहा था कि जिनका फॉर्मूला सेम और लीजेंड का एक्सचेंज करना है। एक्चुअल में हमने किया तो लीजेंड का ही एक्सचेंज है, बट ये अपने आप को स्टेबिलिटी में एडजस्ट करके। कैसे, अगर मैंने जो लैंग्वेज यूज़ की थी कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ लीजेंड बिटवीन देम, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था, लीजेंड को एक्सचेंज करें तो CN यहाँ आना चाहिए और अमोनिया वहाँ जाना चाहिए। तो प्लेटिनम के साथ PtCN6 ये बनना चाहिए, और क्रोमियम के साथ ये अमोनिया यहाँ आना चाहिए, तो ये बनना चाहिए था CrNH3 6, ये बनना चाहिए था ना। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर बनने चाहिए थे। देखिए इसमें या इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है। वो देखो कैसे, केमिस्ट्री में अगर हमने मान लो सोडियम क्लोराइड लिखना है तो ये दोनों ही सोडियम क्लोराइड है नहीं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। बट थोड़ी जनरल स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग या जनरल रूल के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं। ये NaCl है ना कि ClNa। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, पर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, NaCl। पॉजिटिव पार्ट को हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट को हम बाद में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ CN, एक CN पर -1 6 पर -6, यानी यहाँ नेगेटिव डेंसिटी ज़्यादा है। इसको बैलेंस करने के लिए अमोनिया वाले पार्ट पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो पॉजिटिव पार्ट हमने पहले लिखा, नेगेटिव पार्ट बाद में लिखा है। ठीक है, ये बात क्लियर। एक CN पर -1 6 पर -6, अमोनिया पर तो 0 होता है, पर इस माइनस के कारण यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट हमने पहले लिखा, नेगेटिव पार्ट बाद में। अब हमने इनके लीजेंड बदले, CN यहाँ और अमोनिया यहाँ, तो CN ये आ गया, अमोनिया के यहाँ आ गया। अब इसमें क्या होगा, देखो CN यहाँ आ गया तो नेगेटिव डेंसिटी यहाँ की, तो फिर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पर जनरल रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव को हमें क्या लिखना पड़ेगा पहले, तो CrNH3 को हमने पहले लिख दिया पॉजिटिव को, और PtCN6 नेगेटिव को बाद में लिखा। बदले लीजेंड ही थे,
पर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आगे पीछे हो गए तो उनको एडजस्ट करने के लिए फिर हमने पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया, चीज़ वही रही। ठीक है, तो इनमें भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव डेंसिटी वाली चीज़ हो उसको आपने बाद में लिखना है, पॉजिटिव वाले को पहले लिखना है। अब ये दोनों कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है, टोटल इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, 1 प्लेटिनम 1 क्रोमियम 6 अमोनिया 6 CN, बट उनमें हमने एक्सचेंज किस चीज़ का किया, लीजेंड्स का। तो ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग same molecular formula, MF is molecular formula, coordination compound having same molecular formula and contain, इसमें कंडीशन क्या बताई थी, both cationic and anionic complex, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, एंड फिर क्या होगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लीजेंड्स बिटवीन देम, एक्सचेंज ऑफ लीजेंड्स बिटवीन देम आर कॉल्ड coordination isomer and phenomena is called coordination isomerism। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगेन ध्यान रखिए कि हमने कहा तो यह है कि डेफिनेशन में आपने यही लिखना, एक्सचेंज ऑफ लीजेंड, वो हमने एडजस्ट कर लेना कि जो नेगेटिव पार्ट है वो बाद में आएगा। देखो CN नेगेटिव है तो बाद में अमोनिया न्यूट्रल था, इस नेगेटिव के कारण ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव का कारण ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। देयर इज एक्सचेंज ऑफ लीजेंड बिटवीन देम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर, पहले आइसोमर, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो देखिए ये था कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसके आगे 4 टाइप थे। इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड लक।